लास्ट ईयर इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर, जहां से न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहां पे सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of C2H6O2 that is ethylene glycol by mass। तो यहां पे मुझे क्या गिवन है, यहां पे मुझे एक सॉल्यूशन गिवन है। किसका सॉल्यूशन? इथाइलिन ग्लाइकोल का। और कहा गया है कि उस सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल का मास परसेंट कितना है? 20%। और मेरे को इस सॉल्यूशन में क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले जो अपन को गिवन डाटा होता है, डेटा गिवन होता है, वो लिख लेना चाहिए। तो यहां पे मुझे क्या फिगर आउट करना है? मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि हमारा क्या है? सॉल्यूट। और यहां पे क्या गिवन है? 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब जब यहां पे सॉल्यूशन गिवन है और कुछ मेंशन नहीं किया गया सॉल्वेंट के बारे में, तो हम लोग को मान के चलना है कि हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो अब मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मोल्स निकाल लूंगा। सबसे पहले मैंने सॉल्यूट के मोल्स निकाल लिए। कैसे? गिवन मास बाय मोलर मास। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होता है? 62। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे अपन, है ना, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पे सॉल्वेंट अपन ने क्या मान लिया है? वाटर। तो वाटर का मास बाय मोलर मास। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब जब भी मुझे किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स। तो यहां पे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रखेंगे और यहां पे टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? 0.322। और टोटल मोल्स मैं इन दोनों का एडिशन कर दूंगा। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट, calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution। तो यही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर भी सिंस कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ अपन कैसे डील करते हैं, इसको सीखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो NaOH है, ये क्या है? सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 450 ml। और मुझे पता है क्या मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है? 40 ग्राम। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मोलरिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को बस क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं, तो यहाँ पे मेरी मोलरिटी आ जाएगी। अब बच्चों, आप लोग को क्या ध्यान रखना है? मोलरिटी की यूनिट। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहां पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी किसकी? 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो अपन को ध्यान रखना है, यहां पे ये इथानोइक क्या एसिड क्या है? सॉल्यूट, जबकि बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट। तो मुझे यहां पे क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। साथ ही साथ में क्या निकाल सकता हूं? मैं मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? CH3COOH का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। वैसे ही क्या मैं इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकता हूं? क्या बेंजीन का निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकाल सकता हूं। लेकिन पहले देखो अपन को क्या पूछा है? मोलरिटी। तो मोलरिटी में मुझे किस किस की जरूरत है? तो मोलरिटी में मेरे को जरूरत है वेट ऑफ सॉल्यूट की, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट की, और वेट ऑफ सॉल्वेंट की। तो वेट तो गिवन है, ये दोनों मेरे पास गिवन है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और वैल्यू जब पुट की तो मेरा करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे स्पेशल बात जो ध्यान रखनी है, ये जो मोलरिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी होती है, जबकि मोलरिटी की क्या होती थी? मोल पर लीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। अभी मुझे क्या गिवन है? यूरिया। तो यूरिया क्या हो गया? सॉल्यूट। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। तो मुझे पूछा है कि मास ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया पूछा है, और मुझे क्या गिवन है? मोलिलिटी गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ना। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो यहां पे मैंने क्या ले लिया कि मैंने मान लिया जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है? x ग्राम है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा?
सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। ये क्या है, ये यहां से अपन ने निकाला कि ये क्या होगा 2500 ग्राम, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे मोलिलिटी देखो, तो मोलिलिटी में WB मैंने x पुट कर दिया, मोलिकुलर वेट किसका, यूरिया का कितना होता है बच्चों 60 होता है ना, 60 ग्राम पर मोल, तो मैंने पुट कर दिया। WA ये वाला पुट कर दिया और फिर मैंने फॉर्मूला से मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये x की वैल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो दिस विल बी द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। तो बच्चों यहां पे गलती क्या करते हैं कि यहां पे अक्सर ये WA की जगह में आप लोग क्या पुट कर देते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन पुट कर देते हो हड़बड़ी में। तो इसका ध्यान रखना है कि यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन पुट नहीं करते, यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. Calculate the mass percent of water in the resulting solution. तो यहां पे दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, कैसे मिक्स किया है, इसका 300 ग्राम लिया है, 300 ग्राम ऑफ 25% W by W and 400 ग्राम ऑफ 40% W by W, और इनको मिक्स करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पे मेरे को क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहां पे प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का क्या निकालूंगा, मास निकालूंगा। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा, 300 इंटू 25 बाई 100, 400 इंटू 40 बाई 100, तो ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 300 प्लस 400 है ना, इसका 300 मिक्स किया, इसका 400, तो कुल कितना 700 ग्राम। तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मुझे क्या निकालना था, वाटर का निकालना था। तो अब मैं क्या निकालूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, कितना होगा 700 माइनस 235 दैट इज 465 ग्राम। अब मास परसेंटेज कैसे निकालता हूं, मास ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मास इनटू 100। तो यहां पे ये किसका मास है, ये है सॉल्वेंट का मास, ये है टोटल मास इनटू 100। तो यहां से मेरा क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। नेक्स्ट, an antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution if the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what should be the molarity of the solution। तो यहां पे अपन को दो बात पूछी है, मोलैलिटी और मोलरिटी, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पे एक और बात कही है, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, तो एंटीफ्रीजिंग एजेंट, तो याद रखना इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, एंटीफ्रीजिंग एजेंट होता है। तो यहां पे सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और सॉल्यूट का मास कितना गिवन है 222.6 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन है, मुझे डेंसिटी गिवन है, मोलैलिटी और मोलरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो मोलरिटी कैसे निकालता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, कैसे, मास बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा। अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। बाकी सब तो मेरे पास नोन था, क्या अननोन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी जगह मुझे क्या गिवन था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखो यहां पे बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, सपोज मेरे को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी वाला मैंने यहां नहीं किया है, तो अब मैं कर देता हूं। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, WB इनटू 1000, है ना, साथ ही साथ मोलिकुलर वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट इनटू WA, है ना। तो WB क्या है बच्चों, WB मुझे ऑलरेडी गिवन है 222.6 इंटू 1000। अच्छा, मोलिकुलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन है क्या, हाँ, मोलिकुलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना होता है 62। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चों, देखो यहां पे ऑलरेडी गिवन है कितना, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये गया 5 टाइम्स, तो यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा, और आंसर का यूनिट क्या होगा, मोल पर किलोग्राम। तो बच्चों ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं मोलैलिटी और मोलरिटी निकाल सकता हूं, है ना।
नेक्स्ट राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो राउल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 are 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing इतना ग्राम of chloroform and इतना ग्राम of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या गिवन है वो डेटा लिख लो। यहां पे देख लो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, मतलब इस बार हमने क्या मिक्स किया है, दो वोलेटाइल लिक्विड मिक्स किया है ना। तो मैं इसको A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं। तो मुझे क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन। P0A P0B मुझे गिवन है, WA WB गिवन है। मेरे को प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है और साथ ही साथ मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो सबसे पहले PS कैसे निकालूंगा मैं, PS होता है क्या, P0A XA प्लस P0B XB। तो P0A P0B तो है, XA XB नहीं है, तो XA XB कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे वेट गिवन है, वेट गिवन है किसका, ए का और बी का। मॉलिक्यूलर वेट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए एंड बी। मोल्स ऑफ ए एंड बी आ गए तो फिर क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका कुछ ऐसा, इसका कुछ ऐसा, है ना। तो अब जब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जब मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो मैं क्या करता हूं, मैं राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वेट कर देता हूं। ये क्या है, P डैश इक्वल्स टू P0A XA, दिस रिप्रेजेंट्स राउल्स लॉ, और P डैश A इक्वल्स टू PSYA, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डाल्टन्स लॉ, है ना। तो जब मैं यहां पे इक्वेट करता हूं तो यहां पे मेरे को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। P0A मुझे गिवन है, XA गिवन है, PS मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, और इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो ये जो XA XB है, दिस रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट, और ये जो है YA YB, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड्स इन वेपर फेज। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg. Also find the composition of vapor phase. तो जब भी composition of vapor phase मिल जाए तुम्हें, डाल्टन्स लॉ को याद कर लेना। और जब जब तुम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करोगे ना, उससे पहले आपको राउल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, अभी देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहाँ पे प्योर ए का प्योर बी का क्या गिवन है, वेपर प्रेशर, मतलब P0A P0B गिवन है, PSB मुझे गिवन है। तो यहाँ पे मेरे को राउल्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किस तरह से पड़ेगी, देखो। तो PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। तो यहां से देखो, यहां पे मैंने क्या किया, XA और XB दोनों अननोन है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है XA प्लस XB का सम कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे XB की जगह क्या प्लेस कर दिया, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। तो जब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, मुझे सबसे पहले क्या मिल जाएगा, XA। अब मुझे पता है XA प्लस XB कितना होता है, 1। तो XA अगर 0.4 है, XB कितना आ गया, 0.6। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो बस क्या अप्लाई करो, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ को बराबर कर दो और क्या कर दो, आंसर निकाल लो। तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ये जो क्वेश्चंस है ना राउल्स लॉ के ऊपर, जो मैंने अभी 2 करवा चुके हूं ऑलरेडी, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor phase of a mixture of 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। तो यहां पे मुझे प्योर फेज, प्योर स्टेट में क्या गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है, और मुझे बोला है कि मैंने दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है। तो यहां पे मैंने हेप्टेन को A मान लिया, ऑक्टेन को B मान लिया। तो P0A P0B गिवन है,
WaWb गिवन है, तो WaWb गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हेप्टेन और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B, और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग में क्या निकाल लूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और लास्ट में मैं क्या अप्लाई करूंगा, राउल्स लॉ में जब वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पीएस क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन obtained by mixing two volatile liquids. Next है the vapor pressure of pure benzene. Pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? तो याद रखना बच्चों, जब भी हम लोग किसी सॉल्वेंट में, किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो यहां पे बोला, यहां पे उन्होंने प्योर बेंजीन लिया था और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था, 0.850 बार। अब जब उन्होंने यहां पे क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर कहां पहुंच गया, 0.845 बार। तो अभी मुझे पूछा है कि ये जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसका मोलर मास क्या है। तो अपन को क्या करना है, जो डेटा गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। तो सबसे पहले मुझे पी नॉट ए गिवन है, फिर मुझे वेट गिवन है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, फिर मुझे किसका वेट गिवन है, सॉल्वेंट का वेट गिवन है, मोलर मास गिवन है किसका, सॉल्वेंट का, पीएस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज गिवन। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया कि जब भी आप लोग को क्या दे दे, वेपर प्रेशर दे दे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप लोग किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां पे पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए। तो पी नॉट ए कितना है, 0.850 माइनस 0.845 बाई 0.850। तो ये बच्चों ये ऐसे होगा, है ना, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व करते जाओ और आंसर आते जाएगा। तो सबसे पहला बात आप लोग को क्या ध्यान रखना है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर और एक फॉर्मूला है मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पे दो फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, ये पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा एन बी बाई एन ए। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी। यहां पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, अप्रोक्स वैल्यू, है ना। और अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस करता हूं, तो यहां पे जो निकल के आएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो आप लोग कोई सा भी मेथड से कर सकते हो। तो जब मैंने पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन किया था तो शायद मैंने वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाला था, लेकिन आज मैंने क्या किया, अप्रॉक्स वैल्यू। तो अगर आप लोग वो भी फॉलो करते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, और अगर ये फॉलो करते हो तो भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस A and B under a total pressure of 0.8 atm is in equilibrium with an ideal solution. If the mole fraction of the substance A is itna in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase, then calculate the vapor pressure of pure liquid A. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बार आने की हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। तो यहाँ पे मुझे प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है और मुझे क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। तो वेपर फेज में क्या है 0.5, लिक्विड फेज में क्या है 0.2। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है। तो मेरे को क्या करना है, बस राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को इक्वेट करना है। ये क्या है, राउल्स लॉ, ये क्या है, डाल्टन्स लॉ। और इस तरह से बड़ी सरलता से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 40 ग्राम पर मोल
which when dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन reduces its vapor pressure to 80%। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। किसमें ऐड किया है? ऑक्टेन में ऐड किया है। मतलब ऑक्टेन क्या है? सॉल्वेंट है। तो ऑक्टेन क्या है? सॉल्वेंट है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना? 40 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट मैं निकाल सकता हूं। अब देखो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या था? P0A। तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? PS इक्वल्स टू 0.8 P0A। मतलब कैसे निकाला? PS कैसे निकाला मैंने? 80% है ना, 80% ऑफ व्हाट? P0A। तो ये क्या आ जाएगा? 0.8 P0A। अब मुझे मास कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे क्या पता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं? बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो यहां पे ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर? NB बाय NA। यहां पे बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया एट 298 केल्विन। At 298 Kelvin, vapor pressure of water is 23.75%। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यूरिया सॉल्यूट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब देखो 5% बाय मास ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ यूरिया क्या है? 5 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम। तो क्या यहां से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं? कितना होगा बच्चों? 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम। तो P0A मुझे गिवन है, PS कैसे करूंगा कैलकुलेट बताओ? हाँ, PS इक्वल्स टू P0A XA। P0A XA। अब यहां से मैं जब वैल्यू पुट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपेन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार? गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 1.013 bar is 373.15 and Kb for water is 0.52 किलो केल्विन पर मोल। तो यहां पे मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट मैं इनको बता सकता हूं। मैं ये क्या है? मेरा सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 180 ग्राम पर मोल। अच्छा, 1 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे गिवन है। केजी को मैं किस में लिखता हूं? ग्राम में। अब देखो यहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? यहां पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 373.15। केबी की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए कि डेल टीबी इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू एम। यहां पे ये आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। और मुझे देखो यहां पे सॉल्यूट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे मैंने डेल टीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल टीबी कैलकुलेट करते हैं टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट। आई की वैल्यू 1, केबी की वैल्यू गिवन है। मोलिलिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? Kb for water is 0.52 किलो केल्विन पर मोल। तो यहां पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, मेरे को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मुझे ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। डेल टीबी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस नॉर्मली देखो आई, तो यहां पे देखो यहां पे सॉल्यूट क्या है? सुक्रोज है। क्या है? ये है हमारा सॉल्यूट। और सॉल्यूट अगर सुक्रोज है मतलब इसका आई का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई के वैल्यू 1। तो यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से अपने तरीके से करना,
उसके बाद अगर आप लोग नहीं सको तब यहां पे सॉल्यूशन देखना, ठीक। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. तो कहां का क्वेश्चन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 किलो केल्विन पर मोल। तो यहां पे देखो वही मेरे को डेटा गिवन है और मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो फिर से आई, तो आई देखो यहां पे क्या है, यहां पे कुछ मेंशन नहीं, यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है सॉल्यूट के बारे में। तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो मान लेना आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 1 होगी, और जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं, है ना। नेक्स्ट, तो ये सॉल्यूशन है मेरा। नेक्स्ट, 0.52 ग्राम of glucose is dissolved in 80.2 gram of water. Calculate the boiling point of the solution. Kb for water is given. तो यहां पे मेरे को weight of solute given है, mass of solvent given है ना। boiling point of solution calculate करना है, Kb की वैल्यू given है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता होनी चाहिए कितनी होती है? 373 केल्विन। तो जब मेंशन ना हो तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन था? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी तो मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो यहाँ पे ये फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करो और लिख के आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे गिवन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि क्या है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में कैलकुलेट कर सकता हूं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम। तो मुझे देखो आई यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल है, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। के एफ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होगी, डोंट वरी, के एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई है ना। तो के एफ की वैल्यू क्या होती है? 1.86। अच्छा, फिर मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या होता है? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो बस इसको पुट करो, आंसर निकालो फर्स्ट पार्ट का। तो जैसे ही तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर, तो मुझे पता है डेल टी एफ सॉल्यूशन कितना होता है? डेल टी एफ इक्वल्स टू, यहां पे मेरा आ गया आंसर। अब मुझे पता है डेल टी एफ को मैं कैसे लिख सकता हूं? डेल टी एफ को मैं टी एफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं, और जब यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। तो वाटर के करेस्पॉन्डिंग मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट, 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is इतना, find the molar mass of the solute. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी मुझे डेटा गिवन है। सबसे पहला डेटा लिखो, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन, के एफ की वैल्यू गिवन है, और डेल टी एफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आई क्या होगा? यहाँ पे कुछ मेंशन ना हो तो आई की वैल्यू 1 पुट कर दो, के एफ गिवन है, मोलिलिटी निकाल के इसका आंसर कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। के एफ का वैल्यू गिवन है। तो यहां पे ये लोअरिंग डिग्री सेल्सियस में दे या केल्विन में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम लोग को इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। डेल टी एफ की वैल्यू केल्विन में हो, सेल्सियस में हो, पुट कर देना, है ना। लेकिन उस साइड में अगर कुछ हो, मतलब यहां पे जैसे यहां पे तो नहीं है, यहां पे जब ये वाली वैल्यू पुट करते हो ना, तो इसको केल्विन में पुट करना है ना। टीएफ सॉल्वेंट और टीएफ सॉल्यूशन की वैल्यू जब पुट करो उसको केल्विन में निकालना। चेंज को तुम केल्विन में लिखो, सेल्सियस में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, है ना।
तो इसको पागलों की तरह इसको केल्विन में कन्वर्ट करके 1.5 प्लस 273 करके मत आ जाना, है ना। तो यहां पे मिस्टेक होती है। तो याद रखना चेंज जो होता है ना, चेंज दैट इज डेल टी बी या फिर डेल टी एफ, है ना। ये डिग्री सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे, डिग्री सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी चीजों को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, केल्विन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, the elevation in boiling point for 1 molar solution of non-volatile solute A is 3 Kelvin and the depression in freezing point for 2 molar aqueous solution in the same solvent is 6 Kelvin. What is the ratio of Kb and Kf? मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके आसाम बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मुझे ये डेटा गिवन है ना। अब डेल टी बी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, तुम यहाँ पे I इंटू के एफ इंटू एम लिखो या फिर के एफ इंटू एम लिखो, एक ही बात है, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे सिंस सॉल्यूट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो 1 ही होगा, है ना। तो वैसे ही मैंने बस कुछ नहीं किया, दोनों फॉर्मूला लिखे, करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बिठाई, 1 डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ से के बी बाई के एफ निकल के आ गया, दैट इज 1:1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी आसाम बोर्ड के पीवाईक्यूज में डिस्कस किया हुआ है ना। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ व्हाट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज 2.57 into 10 to the power minus 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। अच्छा, पाई किस में गिवन है? बार में गिवन है। तो ध्यान रखना यूनिट्स के बारे में यहाँ पे, है ना। अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml होता है? 1 ml होता है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना? ml में कन्वर्ट कर लेना, तो 200 ml। अब मुझे पता है पाई इक्वल्स टू mRT। ये m किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे मोलरिटी वाला एक्सप्रेशन लिख लिया। और r की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंस ये बार में है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी 0.0834। अगर यहाँ पे यूनिट क्या होती? ATM, तो क्या होता? वैल्यू होता 0.0821, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0.0834। तो अब बस कैलकुलेट कर लो, तो मोलिकुलर वेट आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1000 मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ml में पुट किया है। नेक्स्ट, a 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has the boiling point of इतना। डिटरमाइन द वेंटअप फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो वेंटअप फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो वेंटअप फैक्टर के जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग को अच्छे से देखते हुए जाना है। तो यहाँ पे मोलरिटी दी गई है 1 मोलर, टीबी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के एफ की वैल्यू गिवन है। तो बस यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे डेल टीबी क्या होता है? टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं डेल टीएफ क्या होता है? टीएफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बातों का। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 0.35, ठीक है। नेक्स्ट, the freezing point depression constant for 1 point of water is इतना। if 5 gram of Na2SO4 is dissolved in 45 gram of water, then freezing point is changed by 3.80 degree Celsius. Calculate the Ventop factor for Na2SO4। तो यहाँ पे देखो Kf की वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट क्या है? Na2SO4। अब मेरे को देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, कितना गिवन है? देखो गिवन है इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम, तो 45 ग्राम गिवन है। डेल टीएफ देखो यहाँ पे चेंज गिवन है, चेंज कितना है? 3.803 डिग्री सेल्सियस। आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला पुट करो। यहाँ पे डेल टीएफ गिवन है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के एफ की वैल्यू गिवन होती है, सब क्वेश्चन में के एफ की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। और
अगर नहीं भी गिवन तो KF फॉर वाटर याद रखना, KF फॉर वाटर कितना होता है 1.86, ठीक है, वैसे गिवन होगी, टेंशन मत लो। फिर मैंने m का जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो यहां से 2.61, तो लगभग किसके बराबर आ गया, 3 आ गया, है ना। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चंस का सेशन खत्म हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपके ध्यान में होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मोलरिटी का फॉर्मूला और मोलेलिटी का फॉर्मूला। उसके बाद आपको राउल्स लॉ में ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे और एक बात है, डाल्टन्स लॉ भी पता होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, P डैश A इक्वल टू व्हाट, PS Y A, P डैश B इक्वल टू PS Y B। ये Y B क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। नेक्स्ट, ये वाला PS इक्वल टू P नॉट A X A, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होगा, जितना तुम सॉल्यूट ऐड करते हो, ना, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये यहाँ पे XB के जगह, अब XB के जगह मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे P नॉट A माइनस PS, वहां पे P नॉट A है, यहाँ पे PS है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NB बाय NA। इसको सॉल्व करता हूं ना तो मेरे को ये वाली इक्वेशन मिलती है। तो नोट्स में चेक करना मैंने कैसे इससे इसको डिराइव किया है, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो NB के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, WB बाय मोलिकुलर वेट ऑफ B, और इसके जगह WA बाय मोलिकुलर वेट ऑफ A। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिवन। नेक्स्ट, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूलेस जो आप लोग को याद रखने हैं। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले, बिल्कुल हुबहू इसके तरह सिमिलर है, बस यहाँ पे देखो TB सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है ना। तो सिंस डिप्रेशन हुआ है मतलब सॉल्वेंट का बड़ा होगा, सॉल्यूशन का छोटा होगा, और यहाँ पे सिंस एलिवेशन हुआ है तो सॉल्यूशन का बड़ा होगा, सॉल्वेंट का छोटा होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड वाला फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं बेहतरीन तरीके से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप लोग को सिर्फ PYQs में प्रेजेंट जितने न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से कर लेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी PYQs बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं आपको कर लेने हैं। केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी सेम ही अप्लाई होता है, और गिने चुने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को मतलब इन द फॉर्म ऑफ PDF सप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ध्यान रखना, अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।